हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम करेंगे, आज से शुरू कर रहे हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो है भारत की भौगोलिक संरचना। इसमें से हम इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज इसको कवर करेंगे थ्योरी वाइज, पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए आज की क्लास। उस सभी से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। इससे पहले हमने वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है। अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन क्लासेस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से वो क्लासेस देख सकते हैं, जिसमें हमने पूरा टॉपिक वाइज वर्ल्ड हिस्ट्री को कवर किया है। क्योंकि हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है जी, तो इसलिए हमने वर्ल्ड हिस्ट्री को सबसे पहले कवर किया है। आप उन क्लासों को देख लीजिए, वर्ल्ड हिस्ट्री आपकी अच्छे से कवर हो जाएगी। और हमने ज्योग्राफी की क्लास भी आज से शुरू कर दी। हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे ज्योग्राफी में। हमने प्रीवियस में बहुत पढ़ रखा है, लेकिन ऐसे टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है भारत की भौगोलिक संरचना, जिसमें हम हिमालय, भारत की संरचना कितने भागों में बांटी गई है, इन सबको अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि भू आकृतिक भूगोलिक दृष्टिकोण से भारत विविधताओं का देश है। ठीक है जी, भारत क्या है? विविधताओं का देश है। भूगर्भिक भूगोलिक संरचना की दृष्टि से भारत को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो 3 भागों में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे है कि एक उत्तर का हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है दक्षिण का पठारी क्षेत्र और तीसरा है उत्तर का विशाल मैदानी क्षेत्र। कितने भागों में है? 3 भागों में। कौन कौन सा है? तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है दक्षिण का पठारी क्षेत्र और तीसरा है उत्तर का विशाल मैदानी भाग। ठीक है, इतना हो गया। अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है कि भारत के लगभग 10.5% क्षेत्र में पर्वत है। क्या है? 10.5% में क्या है? पर्वत है। और 18.5% क्षेत्र पर पहाड़ियां। और पहाड़ियां कितनी है? तो 18.5%। आगे है कि 27.7% क्षेत्र पर पठार और 43.1% पर मैदान। तो पर्वत कितना है? 10.5%। पहाड़ियां कितनी है? 18.5%। पठार कितना है? 27.7%। और मैदान कितना है? 43.1%। इनमें से हमेशा ये करना क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में कितने प्रतिशत पर्वत पाए जाते हैं, कितने प्रतिशत पहाड़ियां हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसको जरूर एक बार याद कर लीजिएगा अच्छे से। अब चलते हैं आगे। आगे है कि हिमालय पर्वतमाला का निर्माण अवसादित चट्टानों के वलन से हुआ है। किससे हुआ है? अवसादित चट्टानों के वलन से। ठीक है जी, याद रखना है। ये पूछा जा सकता है कि हिमालय पर्वतमाला का निर्माण किससे हुआ है, तो किससे हुआ है? अवसादित चट्टानों के वलन से। ठीक है, आगे है कि उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्व में संलग्न पहाड़ियों के साथ मिलकर हिमालय भारत की उत्तरी सीमा बनाता है। भारत की उत्तरी सीमा कौन सा बनाता है? क्या मिलकर बनाता है? तो उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में संलग्न पहाड़ियां मिलकर, मतलब उत्तर पश्चिम से मिलने वाली जो पहाड़ियां हैं, उत्तर पूर्व तक जो जाती है, वो मिलकर क्या बनाती है? तो हिमालय की उत्तर सीमा बनाती है। ठीक है, आगे है कि हिमालय पर्वत क्षेत्र पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूरब में असम, मिजोरम और मणिपुर तक फैला हुआ है। और ये कहां तक फैला हुआ है? तो जम्मू कश्मीर, पश्चिम जम्मू कश्मीर से लेकर पूरब में कहां तक? तो असम, मिजोरम और मणिपुर तक फैला हुआ है। ठीक है, आगे है कि इस पर्वतमाला की चौड़ाई 150 से 400 किलोमीटर तथा ऊंचाई, औसतन ऊंचाई लगभग 2000 मीटर है। तो इसकी चौड़ाई कितनी है? तो 150 से लेकर 400 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। और ऊंचाई कितनी है? तो 2000 किलोमीटर तक। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिमालय पर्वतमाला की चौड़ाई कितनी है, तो कितना है? 150 से 400 किलोमीटर तक। और ऊंचाई औसतन कितनी है? तो 2000 मीटर तक। ठीक है, अब देखते हैं आगे। आगे है कि इस पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई लगभग 5000 किलोमीटर है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 5000 किलोमीटर, जिसमें से लगभग आधी, मतलब 2500 किलोमीटर की लंबाई भारत की उत्तरी सीमा के साथ धनुषाकार दीवार के रूप में फैली हुई है। मतलब इस पूरे जो श्रृंखला है उत्तर का हिमालय श्रृंखला, उसकी कितनी लंबाई है टोटल? तो 5000 किलोमीटर। और जिसको आधी लंबाई है वो भारत की उत्तरी सीमा पर क्या बनाता है? तो धनुषाकार दीवार के रूप में फैली हुई है। किस रूप में फैली हुई है? तो धनुषाकार रूप में फैली हुई है। ठीक है, इस पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई समांतर पूरब से पश्चिम की ओर घटती जाती है।
मतलब सॉरी, पश्चिम से पूरब की ओर क्या होती है तो घटती जाती है, मतलब पश्चिम में इसकी ऊंचाई अधिक है और पूरब में जाते 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 क्या हो जाती है तो इसकी ऊंचाई घटती है। ठीक है, आगे है कि हिमालय पर्वतमाला कई श्रृंखलाओं से मिलकर बनी है, और ये कैसे बनी है तो कई श्रृंखलाओं से मिलकर बनी है। हिमालय श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट 8,850 मीटर है। ठीक है, कितनी है 8,850 मीटर। आगे है कि जो नेपाल में स्थित है, जबकि ये एवरेस्ट कहाँ स्थित है नेपाल में, ये तो सभी को पता है। जबकि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत केटू काराकोरम 8,611 मीटर है, और उसकी ऊंचाई कितनी है, जो केटू है भारत में स्थित उसकी ऊंचाई कितनी है तो 8,611 मीटर। ठीक है, अब देखते हैं आगे। आगे है कि भारत में हिमालय का विस्तार सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र घाटियों के बीच माना जाता है। किसके बीच माना जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भारत की हिमालय का विस्तार है वो किसके बीच माना जाता है तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र घाटियों के बीच माना जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी आगे है कि सिंधु घाटी के पश्चिम में फैले पर्वत क्षेत्र को समांतर ट्रांस हिमालय कहा जाता है। मतलब ट्रांस हिमालय किसे कहा जाता है तो सिंधु घाटी के पश्चिम में फैले पर्वत श्रृंखला को, क्षेत्र को मतलब ट्रांस हिमालय कहा जाता है। इसी प्रकार पूर्व ब्रह्मपुत्र घाटी से पूर्व में विस्तृत पहाड़ी क्षेत्र को पूर्वांचल कहा जाता है, और जो पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी में फैली हुई है उसको क्या कहा जाता है तो पूर्वांचल कहा जाता है। ठीक है, पूर्वांचल क्षेत्र। अब देखते हैं अगला पॉइंट, मतलब महान हिमालय। इस श्रेणी की सेंट्रल हिमालय भी कहा जाता है। इस श्रेणी को क्या कहा जाता है सेंट्रल हिमालय भी कहा जाता है। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। यह श्रेणी अनेक नदियों का उद्गम क्षेत्र है, और यह श्रेणी क्या है, जब महान हिमालय जो है वो क्या है, अनेक नदियों का उद्गम क्षेत्र है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी माउंट एवरेस्ट इसी श्रेणी पे स्थित है। माउंट एवरेस्ट किस श्रेणी पे स्थित है पर्वत, माउंट एवरेस्ट जो है जो पर्वत वो कहां पर स्थित है, किस श्रेणी में, तो वो है महान हिमालय की श्रेणी में स्थित है, सेंट्रल हिमालय की श्रेणी में स्थित है। ठीक है, आगे है देखते हैं लघु मध्य हिमालय। यह श्रेणी हिमालय की अपेक्षा अधिक चौड़ी है, परंतु इसकी ऊंचाई हिमालय से कम है। इस श्रेणी का विस्तार महान हिमालय के दक्षिण में है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट जोन इस श्रेणी को वृद्ध हिमालय से अलग करता है, और ये क्या करता है तो वृद्ध हिमालय से इसको अलग करता है। अगला पॉइंट है कि उप हिमालय, इस श्रेणी को बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है उप हिमालय को, इस श्रेणी को बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। मेन बाउंड्री थ्रस्ट इस श्रेणी को मध्य हिमालय से अलग करती है, और जो मेन बाउंड्री थ्रस्ट है इसको किससे अलग करती है तो मध्य हिमालय से अलग करती है। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है कि तिब्बत हिमालय को ट्रस्ट हिमालय भी कहा जाता है। जो तिब्बत हिमालय है उसको क्या कहा जाता है ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है। यह हिमालय के उत्तर में स्थित है, और यह हिमालय कहाँ स्थित है तो उत्तर भाग में। ठीक है, भूविज्ञानियों के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां दंथेज नामक उथला समुद्र हुआ करता था। क्या हुआ करता था तो वहां पे समुद्र हुआ करता था, उथला समुद्र। आगे है कि संबंध में हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में सर्वश्रेष्ठ आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिक को माना जाता है। प्लेट विवर्तनिक जो है उसको माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आता है दूसरा भाग। कितने भागों में बांटा है 3 भागों में, तो एक भाग तो हमारा कवर हो गया। अब देखते हैं दूसरा भाग। तो दूसरा भाग है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। मतलब क्या है दूसरा भाग कौन सा है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। यह विश्व की प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित हुआ है। किससे हुआ है तो विश्व की प्राचीनतम जो चट्टाने हैं उससे निर्मित हुआ है। यह गोल्डवाना लैंड का भी भाग है, और यह किसका भाग है तो गोल्डवाना लैंड का भाग है। गंगा सिंधु के मैदान के दक्षिण में फैले त्रिभुजाकार क्षेत्र को प्रायद्वीपीय पठार अथवा प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है, ये गंगा सिंधु के मैदान के मतलब मैदान के दक्षिण में क्या है त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार क्षेत्र है, और ये इसे क्या कहा जाता है प्रायद्वीपीय पठार और प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है। ठीक है, आगे है कि प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कितना भागों में इसको विभाजित किया जा सकता है प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में। एक नर्मदा नदी के उत्तर के दक्षिण को मालवा का पठार, इसके दक्षिण वाले भाग को दक्कन का पठार कहा जाता है। जो प्रायद्वीपीय पठार है इसको 2 भागों में बांटते हैं।
जो नर्मदा नदी के उत्तर में क्षेत्र में है उसको क्या कहते हैं? मालवा का पठार। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि नर्मदा नदी के उत्तर क्षेत्र में जो है उसको क्या कहते हैं? मालवा का पठार। और जो दक्षिणी भाग में है उसको क्या कहते हैं? ढक्कन का पठार। ठीक है, एक बार मैं और इसको रिपीट करता हूँ। प्रायद्वीपीय पठार को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में। एक है नर्मदा नदी के उत्तर क्षेत्र में क्या है? मालवा का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर के क्षेत्र में क्या है? मालवा का पठार। और दक्षिण में क्या है? ढक्कन का पठार। ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं आगे। आगे है कि मालवा के पठार का पश्चिमी भाग में अरावली तथा पूर्वी भाग में छोटा नागपुर का पठार स्थित है। मालवा के जो पठार है पश्चिम में क्या स्थित है? अरावली। पूर्व में क्या स्थित है? छोटा नागपुर। ये याद रखना है कि मालवा के पठार के जो पश्चिम भाग में है वहां पे क्या है? अरावली का पठार। और पूरब में क्या है? छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, यही क्वेश्चन बनते हैं जो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में बांटा है, मालवा के पठार में और दक्कन के पठार में। मालवा के पठार को पश्चिम भाग में क्या है? अरावली। ठीक है, और पूरब में क्या है? छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, अब देखते हैं आगे। आगे है कि प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिण भाग दक्कन के पठार को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कितने भागों में? 3 भागों में। किसको? प्रायद्वीपीय पठार को। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार के जो दक्षिण में स्थित है दक्कन का पठार उसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सा है कि प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में बांटा गया है। किसमें? मालवा का पठार, दक्कन का पठार। ठीक है, मालवा के पठार में पश्चिम में क्या स्थित है? पश्चिम में क्या स्थित है? अरावली पर्वत। और पूरब में क्या स्थित है? छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, अब वैसे ही मालवा का हो गया। अब आते हैं दोबारा, जो दूसरा भाग कौन सा था? दक्कन का पठार। दक्कन का पठार को कितने भागों में बांटा है? तो 3 भागों में। कौन कौन सा है? तो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और दक्कन ट्रम्प। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखते हैं आगे। आगे है उत्तर का विशाल मैदानी भाग। 2 भाग हमने कंप्लीट कर लिया। अब तीसरा भाग है उत्तर का विशाल मैदानी भाग। उत्तर भारत का मैदान मुख्यतः एक जलोढ़ मैदान है तथा इसके पश्चिम भाग में थार का मरुस्थल भी स्थित है। इसके पश्चिम में क्या स्थित है? किसका पश्चिम में? उत्तर के विशाल मैदान के पश्चिम में, मैदानी भाग के पश्चिम में क्या स्थित है? तो थार का मरुस्थल। भारत के मैदानी क्षेत्र की मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया। अब उसका मैदानी जो भाग है, मैदानी भाग, इसको कितने भागों में बांटा है? तो 2 भागों में। एक उत्तरी भारत का मैदान, दूसरा तटीय मैदान। मतलब मैदानी भाग को भी कितने भागों में बांटा है? 2। एक उत्तर भारत का मैदान है और दूसरा तटीय मैदान है। ठीक है, आगे है कि भारत के उत्तरी मैदानों को गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदान तथा सिंध गंगा के मैदानों के नाम से भी जाना जाता है। जो उत्तर भारत के उत्तरी मैदान है उसको किन किन नामों से जाना जाता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से भी और सिंधु गंगा के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। मतलब नदियों के नाम से भी जाना जाता है इन मैदानों को। आगे है कि भारत के तटीय मैदान बंगाल की खाड़ी, पूर्वी तटीय मैदान तथा अरब सागर पश्चिम तटीय मैदान तट के साथ उत्तर से दक्षिण में फैली मैदान पट्टियां हैं। और ये क्या है? उत्तर से दक्षिण में फैली मैदान पट्टियां। तो हमने तीनों कवर कर लिए। चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कल की क्लास में। उससे पहले आप सभी से एक छोटे से रिक्वेस्ट, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम टॉपिक वाइज और ऐसे टॉपिक जो पेपर में आते हैं, क्वेश्चन उसमें से बनते हैं, वैसे टॉपिकों को कवर करें। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। कल हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके आएंगे। हाँ, आपसे समझ चाहते हैं कि कल हम क्लास नहीं डाल पाए। ठीक है जी, तो हम डेली क्लास डालेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।